राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी है, जहां टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल से मिलकर बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का प्रस्ताव रखा है। केरल में यूडीएफ की चुनावी जीत के बाद कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए विधायकों से परामर्श कर रहे हैं। कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। बिहार की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज गांधी मैदान में एक भव्य समारोह में हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया अभियान का नेतृत्व किया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर सरकार के कड़े रुख को रेखांकित किया गया है। आज पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। यह वह सैन्य अभियान था जिसने वैश्विक मंच पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को एक नई परिभाषा दी। नोएडा से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित यात्री उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी पहली उड़ान देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए निर्धारित की गई है। देश के अर्धसैनिक बलों से जुड़ी एक अहम प्रशासनिक निर्देश सामने आया है, जिसमें अनुशासन और आचार संहिता को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए परिणाम को अप्रत्याशित बताया और साथ ही अपनी पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बिहार की राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में गुरुवार को नवगठित मंत्रिपरिषद का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक नेताओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने समारोह के दौरान नवनियुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत लेसी सिंह, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर, अशोक चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद, रत्नेश सादा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रोशन, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, नंद किशोर राम, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, प्रमोद कुमार, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार तथा दीपक प्रकाश शामिल रहे। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह और चिराग पासवान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजय प्रसाद यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। गांधी मैदान में आयोजित इस समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। समारोह के दौरान समर्थकों और आम नागरिकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नई मंत्रिपरिषद में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। माना जा रहा है कि नई टीम के गठन के साथ राज्य सरकार विकास, आधारभूत संरचना, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर तेजी से काम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश
को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेशी सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अशोक चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, श्रीमती रमा निषाद, श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, श्री सुनील कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार और श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ नेहरू प्लेस डाकघर के नवीनीकृत भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह डाकघर अब जनता को तेज, सुलभ और बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। नए डाकघर में उन्नत डिजिटल सेवाएं, मॉड्यूलर काउंटर और आरामदायक प्रतीक्षालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसे एक आधुनिक सार्वजनिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत यहां डिजिटल एकीकृत सेवा क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और दिव्यांगजन के लिए बाधा मुक्त पहुंच जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी द्वारा विभिन्न विभागों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है, जिसमें किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन रोजगार के तहत लगातार नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स और चिकित्सा अधिकारियों सहित 202 पदों पर नियुक्ति
की गई है, जबकि व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के 272 अनुदेशकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 481 युवाओं को आज अपने सपनों को नई उड़ान देने का अवसर मिला है और पिछले 9 वर्षों में प्रदेश सरकार ने रोजगार देने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी, व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण की आज के इस कार्यक्रम में और तीनों विभागों के लिए चयनित जो हमारे अभ्यर्थीगण हैं, उनके परिवार के सदस्यगण हैं, मैं इन सबको आज चयन की इस पूरी प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत जो पिछले कई दिनों से हम अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आज उस श्रृंखला में यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी के 202 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग में 272 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के 7 कार्मिकों को भी आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। यानी कुल 481 प्रदेश के नौजवानों को उनके सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के सपने को साकार करने के लिए आज यह एक अवसर नियुक्ति पत्र वितरण का है। इस अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रियाएं हैं, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतनी सहजता, सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित हो पाएंगे। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग, बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के, किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं। आप सबके चयन के लिए आपको बधाई देता हूं और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सजग होना होगा। जिस क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और दिव्यांगजन कल्याण विभाग ने इस दिशा में बहुत सारे कार्य किए। दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई, उनके लिए प्रदेश में 2-2 विश्वविद्यालय हैं, हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर में भी अलग अलग प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए केंद्र भी खोले गए हैं। हम लोगों ने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए डीआरसी की स्थापना भी प्रदेश के अलग अलग जनपदों में करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जो बंद हो चुके थे। ये उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं और उस गति को और प्रगति की ओर ले जाने में इन कार्मिकों की योग भूमिका होगी। ये लगभग 500 जो कार्मिक आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, मैं इन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ
आप सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, अभिभावकों को, माता पिता को इस चयन की प्रक्रिया के लिए मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भोपाल नगर निगम मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झीलों की नगरी भोपाल का यह नया भवन सुशासन, स्वच्छता और हरित विकास का प्रतीक बनेगा। उन्होंने बताया कि यह भवन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भवन में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन की बेहतर व्यवस्था की गई है तथा इसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नीमच के देवरी गांव में स्थापित 10.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से भवन को बिजली आपूर्ति होगी और परिसर की पार्किंग में भी सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। नगर निगम भोपाल के नवीन मुख्यालय भवन के लोकार्पण और साथ ही साथ सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट के भी लोकार्पण के अवसर पर पूरे आयोजन में शामिल सभी माननीय पार्षदगण, इस अवसर पर आमंत्रित सभी भाइयों, बहनों, मित्रों और पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, अच्छा सब प्रकार का प्रबंधन हो। गए जमाने जब पूरा मकान पैक कर लेते, बिल्कुल बारीक से बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, जो कैसा भगवान जाने कौन सी दुनिया में वो चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गई, अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती है, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसकी अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सारी व्यवस्थाओं का संचालन भी करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के संचालन में जितनी जरूरत है उतना ही करो। परमात्मा की दया से हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के बलबूते पर हमारी संस्कृति सदैव दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है। हमारे लिए आज किसी स्थानीय निकाय का सच में लोकतंत्र के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है।
और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इस कारण से भी जब बधाई देना तो जोरदार ताली बजा करके दे सकते हैं। अपने बीच आज बदलते दौर में भोपाल भी बदल रहा है, प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। इतना अच्छा लगता है। तो आइए एक बार फिर नगर निगम के इस भवन के लोकार्पण के साथ सोलर परियोजना और भवन लोकार्पण की बधाई देते हुए आपका हमारा ये साथ जीवन भर मिलता साथ चलता रहेगा। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, सरकार के प्रत्येक निर्णय के साथ हम और आप सब मिलकर के विकास के मामले में एकजुटता के साथ चलते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर प्रेम से बोले भारत माता की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बम्बोरी में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में युवाओं, किसानों, पशुपालकों और वरिष्ठ जनों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चौपाल का उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और गांवों के समग्र विकास को गति देना है। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने रोजगार, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, बिजली और जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। सबसे पहले तो इस चौपाल में आने पर आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं राम राम करता हूं। मैं आपसे इसीलिए आज इस चौपाल पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि मेरे किसान का जीवन कैसे ऊपर उठे, हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, हमारा किसान के बच्चे कैसे आगे बढ़े। अब से 2.5 साल पहले आपने देखा होगा किसान अपने बच्चे को शहर के लिए भेजता था, मकान दिलाता था, हॉस्टल में रखता था, कोचिंग कराता था, बच्चा मेहनत करता था, पिताजी को भी विश्वास दिलाता था कि चिंता मत करिए पिताजी, अब की बार मेरे को पढ़ाइए, मैं मेहनत करूंगा, नंबर लेकर के आऊंगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं आपके जीवन का सहारा बनूंगा। लेकिन जब पेपर लीक हो जाते थे, किसान का वो बेटा खून के आंसू रोता था। एक तरफ उसने अपने पिताजी को विश्वास दिलाया कि मैं नंबर लेके आऊंगा, और एक तरफ उस बेटे के मन में जो बात आती थी और पिता के मन में भी बात आती थी कि मैं किसी पड़ोसी से, मेरे भाई से, किसी रिश्तेदार से मैं पैसा लेकर के आया, लेकिन मेरे बेटा का नंबर नहीं आ पाया। नंबर का तो नंबर नहीं आया, लेकिन वो कर्जदार और बन जाता था तो उसको डबल मार पड़ती थी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपको 2.5 साल हो गए। मेरे किसान भाइयों और मेरे युवा साथियों, क्या 2.25 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ गांव के लोग हैं, 5 साथी नाम आए, अभी तो इन्होंने निकाल के अभी दिए मेरे को, लेकिन ऐसे बहुत हैं जिनकी इस साल 2.25 साल में नौकरी लगी है, वो जरा हाथ खड़ा कर दें जिनकी नौकरी लगी है। पीछे खड़े हैं सत्यनारायण धाकड़ जी, कहां है सत्यनारायण जी, आशीष बरड़िया जी, बाबूलाल जड़वा जी, पारस जड़वा जी, चेतना वैष्णव जी, विद्यानी भरड़िया जी, वो भी उधर ही खड़ी है बहन जी, वाह बहुत अच्छा। इन सभी मेरे भाई बहनों को, इस गांव के ही लोग हैं ये तो, जिनको कोई नियुक्ति पत्र मिला है, इनके माता पिताजी को पूछिए, रिश्तेदारों को पूछिए, उनके मन में जो खुशी की लहर आई होगी, जिस दिन इनका नंबर आया होगा, पूरे परिवार में खुशी आई होगी, पड़ोस में, गांव में।
हम चाहते हैं कि हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसलिए हमने हमारे किसान विकास रथ जो चल रहे हैं उसका यही प्रमाण है। आप कौन सी खेती करना चाहते हैं, आप लाभ की खेती करिए। लगातार हम पानी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पानी के लिए योजना नहीं बनाई। हमने कहा है कि हम राजस्थान के 5 लाख हेक्टर जमीन को सिंचित करेंगे। 5 लाख हेक्टर जमीन बहुत होती है। 3 लाख ERCP से करेंगे, 1 लाख हमारी यमुना समझौता से करेंगे, इंदिरा गांधी नहर गंग नहर से 1 लाख करेंगे, और जब हमारा ब्राह्मणी का पानी आएगा, सोम कमलम का पानी आएगा, हमारा माई डैम का पानी की नहर बन के जाएगी, नर्मदा का पानी आएगा, तो 1-1.5 लाख हेक्टर जमीन को हम सिंचित करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा किसान आगे आने वाले समय में मजबूत हो। हम चाहते हैं कि वो प्राकृतिक खेती करता है, खेती में कौन सा लाभ है उस खेती को करिए। हम गरीब के दर्द को जानते हैं, हम किसान के दर्द को जानते हैं, हम युवा के दर्द को जानते हैं। जब वो 25 साल का 26 साल का जवान होता है, घर वाले उसी दिन से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरे सहारा बनेगा, मेरे काम आएगा, आकर के मेरे जीवन में खुशहाली लाएगा। मेरे भाइयों, उस माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत में जुट जाइए। हमने कहा कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट जॉब देंगे, और आप देख रहे हैं अब 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। छोटा मोटा उद्योग लगा लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार आपको देगी। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, आप उसमें लगाइए, लगा करके कहां लगाना चाहते हैं वो काम भी करिए। इसके साथ साथ हम युवा नीति भी लेकर के आए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए धमाके को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये धमाके चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं और भाजपा पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने दावा किया कि साल 2017 के चुनाव से पहले भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन उनका सच कभी सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के तुरंत बाद भाजपा द्वारा मिशन पंजाब की बात करना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पुलवामा हमले और पहलगांव की घटनाओं का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही पठानकोट हमले की जांच को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा और पंजाब के अमन चैन के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कल पंजाब में 2 स्थानों पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर जिस तरीके से सामने आकर बयानबाजी कर रही है, और अब जब यह ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? पुलवामा का ब्लास्ट हुआ, हमारे जवान मारे गए, 350 किलो RDX हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई, आज तक इसका पता नहीं चला। पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, लेकिन आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि वहां से सुरक्षा हटाई किसके आदेश से गई थी, किसका शासन है देश में। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। 350 किलो RDX कहां से आई, क्यों पहलगाम की सुरक्षा हटाई गई, और इस बात का भी जवाब नहीं मिला। तो इसलिए अमृतसर में जो ब्लास्ट हुआ, जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति की शुरुआत है, और जो उनका मिशन पंजाब है उसका एक उदाहरण है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।